हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माय लिटिल पॉपुलर का चैप्टर 61 और 62 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू सभी पिग्स के लिए चारा डालने आया होता है। वो सबसे पहले पिग्स के बच्चों की फोटोज लेता है, फिर वो पिग्स के लिए चारा डालता है। जैसे ही वो चारा डालता है तो एक लौता मेल पिग, जो कि बहुत ज़्यादा मोटा और स्ट्रांग होता है, वो सभी पिग्स को धक्का देकर अकेला वहाँ जाकर चारा खाने लगता है। और जब भी कोई पिग उसके साथ चारा खाने आ रहा होता है तो वो फिर से उसे धक्का देकर वहाँ से भगा दे रहा होता है। इससे शिन्यू को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे लकड़ी लेकर दौड़ने लगता है। वो बोलता है, यहाँ हर कोई या तो तुम्हारी वाइफ है और या तो तुम्हारे बच्चे, तो तुम इतने ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हें उन्हें चारा खाने देना चाहिए। क्या तुम इसलिए इतने ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो क्योंकि तुम एक लौते मेल पिग हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं होगे तो इससे किसी को ज़्यादा फर्क पड़ेगा? शिन्यू, अगर वो नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर कोई मेल पिग नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से आएंगे? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उल्टा वो मेल पिग शिन्यू को दौड़ा रहा होता है। शिन्यू दौड़ते हुए बोल रहा होता है, यू फेंगचेंग, तुम कमीने, तुम अपने आप को समझते क्या हो? देर सवेर मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा। तो अभी हमें ये पता चलता है कि शिन्यू ने इस पिग का नाम यू फेंगचेंग रखा है। और ऐसा नहीं है कि शिन्यू ने अभी इसका नाम यू फेंगचेंग रखा है। जब वो पहली बार किचन स्क्वाड में आया था तभी उसने उसका नाम यू फेंगचेंग रखा था। अभी वो उस पिग को मार रहा होता है और समझा रहा होता है। वांग वांग को तो शिन्यू पूरी तरह से इडियट लगता है, जो कि एक ऐसे जानवर को समझा रहा है जो कि कभी उसकी बात समझ ही नहीं सकता। वांग वांग बोलता है, शिन्यू तुम ये क्या कर रहे हो? शिन्यू कहता है, ब्रदर वांग वांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये पिग दूसरों से उसका खाना छीन रहा था, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा हूँ। वांग वांग बोलता है, जब उसका पेट भर जाएगा तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लीडर चैन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अब शिन्यू का किचन स्क्वाड छोड़कर जाने का समय आ चुका होता है। शिन्यू कहता है, ब्रदर वांग वांग, चिंता मत कीजिए, मैं अक्सर आपसे मिलने आया करूँगा। वांग वांग बोलता है, इसे भूल जाओ और यहाँ वापस आने की हिम्मत भी मत करना। ये सुनकर शिन्यू कहता है, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपसे मिलने ना आऊँ? वांग वांग कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस टीम में वापस कभी ना आओ। शिन्यू कहता है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा ताकि आपको मुझ पर प्राउड फील हो सके। वांग वांग कहता है, हाँ तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, फिर से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। शिन्यू कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे शिन्यू अपना बैग पैक करके टीम 3 में पहुँचता है। वहाँ पे उसका स्वागत ज़ोरदार तालियों के साथ होता है। और उससे भी बड़ी बात, फेंग चेंग भी उसका स्वागत तालियों के साथ करता है। शिन्यू को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि फेंग चेंग उसका स्वागत इस तरह से कर रहा है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने फेंग चेंग को नहीं देखा। वो लीडर चैन से कहता है, लीडर चैन मैं अपने बेड पे जा रहा हूँ। लीडर चैन कहता है, तुम पहले भी इस टीम में रह चुके हो, इसलिए तुम इसमें से ज़्यादा लोगों को जानते होगे, तो मुझे एक एक करके इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बेड अभी भी फेंग डोंगियान के नीचे वाला है। फिर लीडर चैन अपना काम करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और शिन्यू अपना बैग अनपैक करने लगता है। तभी फेंग चेंग उसके पास आता है और बोलता है, क्या तुम्हें याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे? शिन्यू कहता है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि पहली बार मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन अब जो है सब ठीक है, इसलिए मुझे पास्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फेंग चेंग बोलता है, सच में तुम अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हो।
शिन्यू कहता है, हाँ ये ज़रूरी भी था। मैं हमेशा पहले की तरह तो नहीं रह सकता ना। इस बातचीत के बाद उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। शिन्यू ये सोचने की जहमत नहीं उठाता है कि फैंग चैंग क्या सोच रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि फैंग चैंग के प्रति उसकी फीलिंग क्या है। अपना सामान समेटने के बाद वो अपने टीममेट के साथ रात के खाने के लिए कैंटीन पहुंचता है। वहां जाने पर उसके पैर अपने आप किचन की ओर बढ़ने लगते हैं। फेंग डोंग जब उसे पुकारता है, तब जाके शिन्यू को एहसास होता है कि वो कहाँ जा रहा था। वो वहां से मुड़ता है और खाना लेने के लिए चला जाता है। खाना लेते समय उसकी नज़र किचन में होती है। किचन में से वांग वांग उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वो उसके प्लेट में एक बड़ा मांस का पीस रखता है। शिन्यू से आंख मारता है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर शिन्यू जाकर अपने सीट पर बैठता है कि आंदू की नजर जाती है शिन्यू के प्लेट पे। शिन्यू के प्लेट में उतना बड़ा मांस का पीस देखकर कि आंदू कहता है, शिन्यू अब तो मुझे भी तुम्हारे साथ खाना होगा। शिन्यू हंसते हुए कहता है, ठीक है तुम खा सकते हो, वैसे भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसकी नज़रें तो बार बार किचन स्क्वाड की ओर जा रही होती है। वो वहाँ देखते हुए मन ही मन कसम खाता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा ताकि उसे कोई नीची नज़रों से ना देखे। टीम 3 में उसकी लाइफ ईमानदारी से शुरू हो जाती है। किचन स्क्वाड के विपरीत जहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी, यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड थी। थोड़े ही समय में शिन्यू खुद को उन सभी के बीच ढाल लेता है, लेकिन जैसा कि उसने सोचा था, निशानेबाजी के अलावा वो और किसी भी चीज़ में खुद को परफेक्ट नहीं कर पा रहा था। किचन स्क्वाड में रहने के दौरान उसने ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी। अब जब वो टीम 3 में था, तो उसके और सभी लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन उस समय महसूस की गई घबराहट की तुलना में शिन्यू इस बार पूरी तरह से तैयार था। कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद लीडर चैन को ये डर लगने लगा कि शिन्यू हताश न हो जाए। इसलिए लीडर चैन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो अगर मेहनत करता रहा तो वो सबके बराबर हो सकता है। शिन्यू ने भी उसकी बातों पर अच्छे से ध्यान दिया। उसने वही किया जो कि दूसरे कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा करके उसने 6 महीने की भरपाई कर दी। इसलिए लीडर चैन और शिन्यू के करीबी लोग शिन्यू को देखकर हैरान थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वही शिन्यू है जो कि वो पहले था। अब तो शिन्यू पूरी तरह से बदल चुका था। शिन्यू के मन के अंदर तो एक आग लगी हुई थी। उसने ये नहीं सोचा था कि वो उनके बराबर रहेगा। उसने तो ये सोचा था कि वो उनसे आगे होकर दिखाएगा। कुछ समय बाद इंस्ट्रक्टर जू 100 सैनिकों को एक साथ ट्रक में भर कर ट्रेनिंग करवाने के लिए ले जाते हैं। वहां जाने पर शिन्यू देखता है कि चारों तरफ सिर्फ बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सभी के बैग में वजनदार चीजें होती है। इंस्ट्रक्टर जू और लीडर चैन पहले से ही बाहर खड़े होते हैं। इंस्ट्रक्टर जू बताता है कि ये ट्रेनिंग 2 दिन और 1 रात की है। यहाँ आपको स्नो में सरवाइव करना सिखाया जाएगा, स्नो के शेल्टर में रहना सिखाया जाएगा और स्नो के शेल्टर को बनाना सिखाया जाएगा। यहाँ तक कि आपको क्रॉस कंट्री जैसे दौड़ में भी शामिल होना पड़ेगा। और अब तुम लोग अपने दस्ते के हिसाब से अपना टेंट स्थापित करो। इसके लिए तुम्हारे पास बस आधा घंटा है, तो जल्दी करो। ये सुनकर तो सभी लोग जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं और आधे घंटे के अंदर ही वो लोग 10 टेंट लगा देते हैं। 100 लोगों के हिसाब से 10 टेंट लगे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि एक टेंट में 10-10 लोग सोने वाले हैं। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें दोपहर का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। शिन्यू का खाना लगभग खत्म होने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र फैंग चेंग पे जाती है।
जो कि अकेला बैठकर खाना खा रहा होता है। वो फैंगचेंग के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है और बोलता है, मैं कब से तुमसे एक सवाल पूछना चाहता था, क्या तुम्हें ये ट्रेनिंग हार्ड लगती है? फैंगचेंग बोलता है, क्या कोई ऐसा है जिसे ये ट्रेनिंग हार्ड नहीं लग रही हो? शिन्यू कहता है, मुझे लगा कि तुम्हें ये ट्रेनिंग हार्ड नहीं लग रही होगी। फैंगचेंग कहता है, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ। तो शिन्यू बोलता है, लेकिन अगर तुम एलीट स्क्वाड में शामिल होना चाहते हो तो वहाँ की ट्रेनिंग तो और ज़्यादा हार्ड होती होगी, है ना? फिर वो मन में बोलता है, तो फिर तुम एलीट स्क्वाड में शामिल क्यों होना चाहते हो? तुम वहाँ जाने के लिए इतने ज़्यादा जुनूनी क्यों हो? किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ तुम्हारे अंकल हैं? क्या सच में तुम अपने अंकल को इतना ज़्यादा पसंद करते हो? फैंगचेंग बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? शिन्यू अपना फेस दूसरी तरफ करके कहता है, नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछना चाहता। तभी फैंगचेंग उसके मुंह पे लगे चावल को साफ करते हुए कहता है, तुम ये नहीं समझ सकते कि इतना थकाऊ और कठिन होने के बावजूद सभी लोग एलीट स्क्वाड में क्यों शामिल होना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दृढ़ विश्वास वाले हैं। क्या तुम्हारे पास अपना समर्थन करने वाला दृढ़ विश्वास है? शिन्यू बोलता है, दृढ़ विश्वास? और वो मन में बोलता है, यू फैंगचेंग, क्या तुम्हारा दृढ़ विश्वास तुम्हारे अंकल है? मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें तुम्हारे अंकल पसंद है। ऐसा लग रहा है कि शिन्यू यू फैंगचेंग और उसके अंकल के रिश्ते को गलत समझ रहा है। ये सोचकर वो उसका हाथ झटकते हुए कहता है, दृढ़ विश्वास? मेरा दृढ़ विश्वास तुम्हारे जितना महान नहीं है। तो फैंगचेंग उसके करीब आकर कहता है, क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ? शिन्यू कहता है, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नाराज क्यों होऊंगा? ये सुनकर फैंगचेंग चुप हो जाता है और थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम ऐसा सोचते हो। ये सुनकर शिन्यू मन में सोचता है, हाँ ये सही है, अच्छा होगा कि मैं तुमसे दूर रहने लगूं। तो शिन्यू अभी ये डिसाइड करता है कि वो फैंगचेंग से दूर रहेगा, लेकिन फैंगचेंग ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो उससे दूर रहे। तो हम देखते हैं कि फैंगचेंग क्या उसे खुद से दूर रहने देता है या नहीं रहने देता। आप लोगों को क्या लगता है कि फैंगचेंग उसे खुद से दूर रहने देगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। आगे इंस्ट्रक्टर जो बता रहे होते हैं, क्या तुम सभी को पहाड़ की चोटी पर वो लाल झंडा दिख रहा है? जो भी आदमी उस झंडे को सबसे पहले पकड़ेगा उसकी टीम अगले महीने तक फर्स्ट रैंक पर रहेगी। अगर समझ गए तो जल्दी से यहाँ से निकलो। सभी सैनिक जोरों शोरों से पहाड़ पर चढ़ना चालू करते हैं। कुछ समय बाद वो लोग आधा पहाड़ चढ़ चुके होते हैं। फैंगचेंग शुरू में भी सबसे आगे होता है और अभी भी वो सबसे आगे होता है। ना उसकी सांस फूल रही होती है और ना उसके चेहरे पे थकान दिख रही होती है। वही शिन्यू ना तो आगे होता है और ना तो सबसे पीछे होता है, वो होता है सभी के बीच में। वहीं पे लीडर चैन बोल रहे होते हैं कि अभी भी तुम बहुत पीछे हो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। तो इंस्ट्रक्टर जो बोलते हैं कि ये तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा पीछे है। इंस्ट्रक्टर जो का मानना था कि उनकी उम्मीदों पर 10 से भी कम लोग खड़े उतर सकते हैं और शिन्यू को भी ये अच्छे से पता होता है, इसलिए वो अपना मुंह बनाकर वहाँ से जा रहा होता है। तब इंस्ट्रक्टर जो उसे पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं, तुम वो पहले व्यक्ति हो जो कि किचन स्क्वाड में जाकर फिर से अपनी टीम में वापस आया है, लेकिन अगले महीने तक तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं रहा तो मैं फिर से तुम्हें किचन स्क्वाड में भेज दूंगा। ये सुनकर शिन्यू तुरंत सीधा खड़ा होता है और सैल्यूट मारते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं फिर से किचन स्क्वाड में नहीं जाना चाहता। ये बोलकर वो तेजी से वहाँ से निकल जाता है और लीडर चैन बोलते हैं, स्क्वाड लीडर आपने तो उसे पूरी तरह से डरा दिया।
तभी इंस्ट्रक्टर जू लीडर चंद से बोलते हैं, तुम मेरे सबसे अच्छे टीम लीडर हो, ना कि किसी टीममेट के नैनी, तो अपने काम पर ध्यान दो। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि शाम हो चुकी होती है। सबसे पहले झंडा पकड़ने वाला इंसान होता है यू फेंग चैंग। उसकी टीम जीत चुकी होती है। फेंग चैंग चिल्लाते हुए बोलता है, अगले महीने भी हमारी टीम फर्स्ट रैंक पे रहेगी। सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे होते हैं। सभी लोग फेंग चैंग के नाम का नारा लगा रहे होते हैं कि टीम 3 की शान यू फेंग चैंग, टीम 3 का सूरज यू फेंग चैंग। ऐसे ही सभी लोग नारा लगा रहे होते हैं। सभी लोगों के बीच में से शिनियो भी फेंग चैंग को देख रहा होता है और वो मन में बोलता है, अगर मैं उसके जितना स्ट्रांग हो जाऊं तो क्या उसकी नजरें हमेशा मुझे ढूंढती रहेगी। जीतने के बाद तो फेंग चैंग बहुत ज्यादा शाइन कर रहा होता है। जीतने की खुशी तो उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है। फेंग चैंग को ऐसे देखकर तो शिनियो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगता है। वो मन में बोलता है, जीतने की खुशी इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर चुके होते हैं। फेंग डोंगुआन तो थकान के मारे बर्फ पे ही लेट जाता है और बोलता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। शिन्यू, क्या तुम नहीं थके हो? शिन्यू कहता है, बेशक मैं भी थक गया हूँ। तभी फेंग डोंगुआन सरप्राइज हो जाता है। वो तुरंत उठकर बैठता है और बोलता है, तुम्हारी सहन शक्ति तो मुझसे भी खराब थी। तो शिन्यू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किचन स्क्वाड में 6 महीने क्या कर रहा था? सिर्फ खाना बना रहा था और सो रहा था? ऐसा नहीं है। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग किया करता था और रोज रात को लेट से सोया करता था। मेरे पास तुम लोगों से ज्यादा आजादी थी, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता था। तो फेंग डोंगुआन कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर तुम कड़ी मेहनत करते रहे तो तुम बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। तो शिन्यू कहता है, अगर मैं कड़ी मेहनत करता रहा तो क्या मैं यू फेंगचेंग से आगे जा सकता हूँ? ये सुनकर फेंग डोंगुआन ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, ये पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी। तो शिन्यू अपना मुंह बना लेता है। तो फेंग डोंगुआन उसे समझाता है, शिन्यू, कड़ी मेहनत के अलावा किसी व्यक्ति की सफलता और भी चीज़ों पर निर्भर करती है। शिन्यू कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि फेंगचिंग मुझसे नेचुरली बेटर है? चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं फेंगचिंग से आगे नहीं हो सकता, है ना? तो फेंग डोंगुआन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुमने उसे निशानेबाजी के कंपटीशन में हराया था, तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में तुम उससे बेटर हो सकते हो। शिन्यू उसका सर सहलाते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, तुम अच्छे से पढ़ते हो और तुम्हें अच्छे से बात भी करनी आती है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा बुरे भी हो। ये सुनकर तो फेंग डोंगुआन जोर जोर से हंसने लगता है। मौके का फायदा उठाते हुए शिन्यू एक बर्फ का गोला बनाता है और उसके मुंह पर फेंकता है और बोलता है, लो बर्फ खा लो। दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं और फेंग चेंग वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर जाती है शिन्यू पे। वो शिन्यू को देखकर सोच रहा होता है, एलीट स्क्वाड में जाने के बाद भाई शिन्यू से फिर से मिलना मुश्किल हो जाएगा और हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं हमेशा से ये जानता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छोटा सा बेवकूफ़ लड़का, जिसे कि मैं अपनी बोरियत दूर करने के लिए अपने पास रखना चाहता था, वो बदल जाएगा। जब तक कि मुझे इसका एहसास हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। आगे रात हो चुकी होती है और सभी लोग खाना खाने जा रहे होते हैं। तब इंस्ट्रक्टर जू की आवाज़ आती है, आपातकालीन सभा। आधे घंटे में 3 से 4 लोगों की टीम्स बनाओ और बर्फ का शेल्टर तैयार करो। जिसका भी शेल्टर खराब हुआ उस टीम को बाहर सोना पड़ेगा। सभी लोग जल्दी जल्दी बर्फ का शेल्टर तैयार करने लगते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा भूख भी लगी होती है। इंस्ट्रक्टर जो इतने भी निर्दयी नहीं थे, वो सभी को पास कर देते हैं और खाना खाने के लिए बोलते हैं।
शिन्यू अपना खाना लेकर बैठा होता है। वो गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, अब मैं आराम से खा सकता हूँ। वो जैसे ही एक निवाला लेता है तो उसे लगता है कि वो बर्फ खा रहा है। पूरा खाना ठंड से जम चुका होता है। जैसे तैसे करके वो अपना खाना खत्म करता है। फिर वो सोने के लिए टेंट में आने लगता है। वो अपने कपड़े बदलता है और जाकर बिस्तर पे लेट जाता है। तभी फैंग चेंग भी उसके बगल में आकर लेटता है। तो शिन्यू उठने लगता है। तो फैंग चेंग बोलता है, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई जगह खाली नहीं है? शिन्यू अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है तो सच में कोई जगह खाली नहीं होती। वो उसकी तरफ पीठ करके सोने लगता है। तभी फैंग डुंगयान बोलता है, तुम दोनों वाकई कमाल हो। कभी तुम दोनों बहुत ज्यादा करीब होते हो तो कभी तुम दोनों बहुत ज्यादा झगड़ते रहते हो, बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन की तरह। शिन्यू बोलता है, तुम्हारे छोटे भाई बहन कितने साल के हैं? फैंग डुंगयान बोलता है, एक तो 10 साल का है। तो शिन्यू कहता है, फैंग डुंगयान क्या हम तुम्हें बच्चे लगते हैं? तो फैंग डुंगयान कहता है, जब तुम दोनों झगड़ते हो तो बिल्कुल बच्चों की तरह ही लगते हो। तभी शिन्यू बोलता है, ये कंबल भीगा हुआ था क्या? ये बहुत ज्यादा बर्फीला है। फैंग डुंगयान बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा पतला और ठंडा है। शिन्यू तुरंत फैंग डुंगयान के पास जाता है और बोलता है, क्या हम एक कंबल साझा करें? तो फैंग डुंगयान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे साथ कियान-दू सोने वाला है। अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो कियान-दू अकेला रह जाएगा और उसे ठंड लगेगी। तुम यू फैंग चैंग के साथ कंबल क्यों नहीं साझा कर लेते हैं? शिन्यू कहता है, यू फैंग चैंग? और पीछे से फैंग चैंग बोलता है, ये तो तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था। और वो उसे आंखों से ही डरा रहा होता है कि बस तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आप सभी को क्या लगता है कि फैंग चैंग शिन्यू के साथ क्या करेगा? जो भी लगता है वो कमेंट में बताओ। और मैं आप लोगों को 2 स्पॉइलर देती हूँ कि आगे आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। पहला एक स्पॉइलर कि एक इंसान को शिन्यू और फैंग चैंग के रिलेशनशिप पे शक हो जाएगा और उसका शक धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और दूसरा स्पॉइलर, फैंग चैंग शिन्यू को किसी के सामने किस करेगा। और मैंने इस चैप्टर को नॉवल से एक्सप्लेन किया है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होगी। अगर मैं नॉवल से नहीं करती तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि शिन्यू ने कितनी मेहनत की है।